हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स पोर्शन की ओर जाएंगे। तो स्टैटिस्टिक्स पोर्शन में जो सबसे पहला जो चैप्टर है जिस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे वो है बेसिकली मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्या है, जैसे मान लो हम लोग को एक बहुत सारा सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिया हुआ है, ठीक है ना। बहुत सारा हम लोग को कुछ जैसे हम लोग को क्लास 10 का मार्क्स ही दिया हुआ है अगर, ठीक है ना। तो क्लास 10 में बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स का हम लोग को बस हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना एक मार्क्स है। तो उन सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स को अगर हम एक सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो जिस वैल्यू से हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो बेसिकली मेरा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहलाएगा, ठीक है ना। सो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है ये सिंपली एक ऐसा वे है जिससे हम लोग एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस को एक सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है ना। सिंपली एक ऐसा तरीका जिससे हम लोग एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस को एक सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट कर सके। जो सबसे कॉमन हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं वो है बेसिकली मीन, ठीक है ना। मीन जो होता है वो बेसिकली तीन तरीके का मीन होता है। एक होता है अरिथमेटिक मीन जिसको हम लोग एएम करके लिखते हैं, दूसरा होता है ज्योमेट्रिक मीन जिसको जीएम करके लिखा जाता है, और तीसरा होता है हार्मोनिक मीन जिसको हम लोग एचएम करके लिखते हैं। इन तीनों में मोस्ट कॉमनली जो हम लोग को यूज में आता है वो है बेसिकली अरिथमेटिक मीन। हम लोग जैसे बोलते हैं ना एवरेज स्कोर, ठीक है ना, एवरेज स्कोर जैसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो एवरेज स्कोर जो है वो बेसिकली एक तरह का अरिथमेटिक मीन है, ठीक है ना। सो वो बेसिकली एक तरह का मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हो गया है। सो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो सिंपली एक ऐसा वे है जिससे हम लोग एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस को, ठीक है ना, एक सेट ऑफ डेटा को हम लोग एक सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है ना। जैसे से सपोज किसी पर्टिकुलर क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स है, सबका अपना अपना बेसिकली हाइट है, तो अगर हम सारे स्टूडेंट्स का अगर हम हाइट अगर मेजर करें तो हम लोग को एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस मिलेगा। उन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस को हम लोग जब एक सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट करने जाएंगे तब हम लोग को बेसिकली एक मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो बेसिकली तीन तरीके का मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है, एक होता है मीन, एक होता है मीडियन और एक होता है मोड। इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा जो यूज में आता है वो होता है बेसिकली मीन, ठीक है ना। ठीक है, मीन फर्दर तीन टाइप का होता है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। आज के क्लास में हम लोग खाली अरिथमेटिक मीन पे ही डील करेंगे, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेसिकली देखेंगे, ठीक है ना। सो आज के क्लास में हम लोग सिर्फ अरिथमेटिक मीन देखेंगे और ये मीडियन और मोड ये दोनों भी देखेंगे, ठीक है ना। ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन जो हम लोग बेसिकली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। सो हम लोग सबसे पहले अरिथमेटिक मीन से स्टार्ट करते हैं। सो अरिथमेटिक मीन यूजुअली बुक में खाली मीन करके दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। ऑल्दो हम लोग यहाँ पे अरिथमेटिक मीन लिख रहे हैं लेकिन मेजॉरिटी केसेस में बेसिकली खाली जस्ट मीन वर्ड यूज किया रहता है। मीन वर्ड अगर यूज किया हुआ रहेगा तो हम लोग को समझना है कि बेसिकली वो अरिथमेटिक मीन नहीं बोलना चाह रहा है, ठीक है ना। सो अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने का तीन तरीका है, ठीक है ना। सबसे पहला जो आया वो बेसिकली आया डायरेक्ट मेथड, ठीक है ना। सबसे पहला जो आया वो बेसिकली आया डायरेक्ट मेथड आया। डायरेक्ट मेथड में फर्दर दो केस होता है मीन कैलकुलेट करने का। जैसे मान लो जब हम लोग को सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, इस तरीके से हम लोग को एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिया हुआ है x1 x2 x3 x4 डॉट अप टू xn, ठीक है ना। मान लो इस तरीके से हम लोग को n सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिया हुआ है, ठीक है, बोला है इसका अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए। तो इस तरीके से अगर हम लोग को n सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिया हुआ है, बोला है इसका अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम लोग इस अरिथमेटिक मीन को हम लोग सिंपली x बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। x बार से बेसिकली अरिथमेटिक मीन को रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या होता है, इन सारे ऑब्जर्वेशंस को हम लोग ऐड कर देंगे होल डिवाइडेड बाय n। तो इस तरीके से हम लोग अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग डायरेक्ट मेथड, ठीक है ना। तो देख सकते हैं ये जो मीन जो ये नथिंग बट एवरेज वैल्यू है, ठीक है ना। तो ये जस्ट हम लोग को सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो दिया हुआ है, सेट ऑफ डेटा जो दिया हुआ है, इनका जस्ट हम लोग एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। तो ये पहला मेथड हुआ मीन कैलकुलेट करने का। दूसरा केस हो सकता है जब हम लोग को फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ठीक है ना। से सपोज x1 का फ्रीक्वेंसी है f1, x2 का फ्रीक्वेंसी है f2, x3 का फ्रीक्वेंसी है f3, ठीक है ना। इस तरीके से जब हम लोग को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब दिया हुआ रहेगा तो, ठीक है ना, इस तरीके से जब हम लोग को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब दिया हुआ रहेगा तब हम लोग इसका मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे।
ठीक है ना। इस तरीके से जब हम लोग को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब दिया हुआ रहेगा तब हम लोग इसका मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सिंपली ऐसे कैलकुलेट करेंगे। यहां पर हम लोग एफ और एक्स का प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। ये एक्स है, ये एफ है, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग बेसिकली इसका प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे। तो दैट मींस क्या आएगा, ये तो आएगा ना f1 x1 f2 x2 f3 x3। इस तरीके से हम लोग इसका प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना, डॉट ऑफ टू fn xn। सो फाइनली मेरा x बार क्या हो जाएगा, फाइनली x बार जो है वो ऐसा आ जाएगा f1 इंटू x1 प्लस f2 इंटू x2 प्लस f3 इंटू x3 प्लस डॉट ऑफ टू fn इंटू xn होल डिवाइडेड बाई f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डॉट ऑफ टू fn। तब इस तरीके से हम लोग बेसिकली x बार कैलकुलेट कर सकते हैं, मीन इस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। सो ये नथिंग बट समेशन f इंटू एक्स डिवाइडेड बाई समेशन f ऐसा आ गया है, ठीक है। जबकि ये बेसिकली क्या है, ये नथिंग बट समेशन x बाई n है, ठीक है। सो ये डायरेक्ट मेथड हुआ अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने का। और भी दो वे होता है बेसिकली मीन कैलकुलेट करने का, एक होता है शॉर्टकट मेथड और एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो पहले हम लोग सेकेंड मेथड देखते हैं, शॉर्टकट मेथड। दूसरा जो आया वो आया शॉर्टकट मेथड आया। शॉर्टकट मेथड यूजुअली हम लोग कब यूज करते हैं, जब एक्स हम लोग को थोड़ा बड़ा वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना, सच दैट f1 f इंटू एक्स करने पे बहुत बड़ा बड़ा वैल्यू जब आ जा रहा है तब यूजुअली हम लोग शॉर्टकट मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो हम लोग को इस तरीके से x दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है x1 x2 x3 x4 डॉट अप टू xn, जहां पर ये x1 x2 x3 डॉट अप टू xn जो है ये बहुत लार्ज वैल्यूज है, ठीक है ना, कंपैरेटिवली लार्ज वैल्यूज है। तो जिस कारण से जो अब जब हम लोग जो प्रोडक्ट f इंटू एक्स जब कर रहे हैं तो बहुत लार्ज हो जा रहा है। तो उस कारण से हम लोग उस समय ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट मेथड करने से कुछ गलत हो जाएगा, जस्ट कैलकुलेशंस को रिड्यूस करने के लिए हम लोग बेसिकली ये शॉर्टकट मेथड यूज कर सकते हैं। सो मान लो इस तरीके से हम लोग को फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है f1 f2 f3 डॉट अप टू fn। तो जब इस तरीके से जब हम लोग का x का वैल्यू बहुत बड़ा दिया हुआ रहेगा, हम लोग को जब शॉर्टकट मेथड यूज करना रहेगा अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को एक एज्यूम्ड मीन लेना पड़ेगा। से सपोज हम लोग कैपिटल ए को हम लोग एज्यूम्ड मीन ले रहे हैं, ठीक है ना, कैपिटल ए हम लोग सपोज हम लोग एज्यूम्ड मीन ले रहे हैं। ये कैपिटल ए जो है वो जनरली इनमें से कोई एक वैल्यू लिया जाता है और जनरली इनमें मिड वैल्यू लिया जाता है। माने जैसे मान लो कि अगर हम लोग को इस तरीके से अगर 10 ऑब्जर्वेशन अगर दिया हुआ है x1 x2 x3 डॉट टू xn, ठीक है ना, अगर 10 ऑब्जर्वेशन अगर दिया हुआ है तो आइदर हम लोग हम लोग 5th ऑब्जर्वेशन या फिर 6th ऑब्जर्वेशन में से किसी एक को हम लोग एज्यूम मीन ले लेंगे। अगर 11 ऑब्जर्वेशन अगर दिया हुआ है तो यूजुअली जो 6th ऑब्जर्वेशन जो रहता है उसको हम लोग एज्यूम्ड मीन ले लेते हैं। इस तरीके से जनरली हम लोग कोई बीच का वैल्यू, ये जो x का जो वैल्यू दिया हुआ है ना, इस x के वैल्यू में से ही जनरली बीच का कोई एक वैल्यू हम लोग एज्यूम्ड मीन ले लेते हैं, ठीक है ना। बीच का कोई एक वैल्यू हम लोग एज्यूम्ड मीन ले लेते हैं और फिर वो एज्यूम्ड मीन लेने के बाद हम लोग d इज इक्वल टू x माइनस ए ऐसा लेते हैं, ठीक है ना। सो दैट मींस क्या आ जाएगा, ये d1 हो गया x1 माइनस ए, d2 हो गया x2 माइनस ए। दैट मींस हम लोग इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जस्ट d3 हो गया x3 माइनस ए, ऐसे बेसिकली चलते जाएगा टिल dn जो कि बेसिकली xn माइनस ए हो गया। इस तरीके से हम लोग d कैलकुलेट कर लिए एंड फाइनली हम लोग f इंटू डी कैलकुलेट करेंगे जो कि f1 d1 f2 d2 f3 d3 इस तरीके से बेसिकली चलते जाएगा टिल fn dn तक, ठीक है ना। सो फाइनली x बार जो होगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, x बार जो है ये नथिंग बट समेशन f इंटू डी होल डिवाइडेड बाई समेशन f प्लस a ऐसा आ जाएगा। यहां पर जो हम लोग जो सब्ट्रैक्ट किए थे वो हम लोग को अलग से बेसिकली यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली हो गया शॉर्टकट मेथड, ठीक है ना, समेशन एफ डी बाई समेशन एफ प्लस ए, जहां पर d इज इक्वल टू x माइनस ए है, ठीक है ना, और a जो है ये बेसिकली एज्यूम्ड मीन है। ये a का वैल्यू हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, माने कोई जरूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट सेम वैल्यू ले a का, ठीक है ना। दो स्टूडेंट दो अलग अलग वैल्यू ले सकते हैं a का, फिर भी उनका आंसर सेम आएगा, ठीक है ना। जो वैल्यू यहाँ पर a का लिया गया है वही सेम वैल्यू हम लोग को यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा,
ठीक है ना। सो अलग अलग वैल्यू ए का लिया जा सकता है। जैसे सपोज कोई एक स्टूडेंट फिफ्थ ऑब्जर्वेशन को ए लिया, कोई और दूसरा स्टूडेंट से सपोज सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन को ए पकड़ा, किसी को पकड़ सकते हैं, बट जनरली ए जो होता है वो बेसिकली इनमें से जो बीच का कोई वैल्यू हम लोग उसको हम लोग ए लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग शॉर्टकट मेथड से हम लोग बेसिकली अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा जो मेथड आया वो बेसिकली आया स्टेप डेविएशन मेथड आया। ये तीसरा और आखिरी मेथड है अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने का। ये तीसरा और आखिरी मेथड है जो कि बेसिकली स्टेप डेविएशन मेथड। सो स्टेप डेविएशन मेथड जो है ये जनरली कब यूज होता है? स्टेप डेविएशन मेथड तब यूज होता है जब ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का केस हो, ठीक है ना। जब ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जब केस होगा तब हम लोग यूजुअली स्टेप डेविएशन मेथड यूज करेंगे। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्लास इंटरवल का जब केस दिया हुआ है, ठीक है ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है किसी उसी तरह बेसिकली यूज किया जाएगा, ठीक है ना, और कभी यूज नहीं किया जा सकता है, बट जनरली ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन केस में यूज किया जाता है। जैसे सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो इस तरीके से हम लोग क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। मान लो जैसे हम लोग ये 5 ऑब्जर्वेशन ही लेके चलते हैं, 5 क्लास इंटरवल से लेके चलते हैं, तो यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू क्या लेंगे? बेसिकली यहाँ पर हम लोग x जो है वो बेसिकली क्लास मार्क को लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर x जो है ये बेसिकली क्लास मार्क को x लिया जाता है। क्लास मार्क क्या होता है? क्लास मार्क होता है इन दोनों का मिड वैल्यू, दैट मींस 0 प्लस 10/2। सो 0 प्लस 10/2 क्या हो गया? ये 5 हो गया। 10 प्लस 20/2 इसको क्लास मार्क कहा जाता है, ठीक है ना, क्लास मार्क, जो कि बेसिकली मिड वैल्यू होता है, इसको हम लोग x लेते हैं। तो ये 5, 15, 25, 35, 45 ऐसा बेसिकली आ जाएगा, ठीक है ना। और कुछ एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा। हम फ्रीक्वेंसी में एक बार ऐसे ही F1, F2, F3 ऐसे ले रहे हैं, ठीक है ना। कुछ एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड में? यहां पर हम लोग u इज इक्वल टू x माइनस ए होल डिवाइडेड बाई आई ऐसा बेसिकली लेते हैं, जहां पर ये जो a जो है ये अगेन बेसिकली मेरा एज्यूम्ड मीन हो गया है, ठीक है ना। तो जैसे कि हम शॉर्टकट मेथड में जैसे बताए थे कि जनरली मिड वैल्यू को बेसिकली a पकड़ा जाता है, तो यहां पर हम लोग 25 को हम लोग a ले लेते हैं सपोज, जो कि बेसिकली बीच में लाई कर रहा है। और i क्या हो गया? i हो गया विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल, ठीक है ना। i हो गया विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल, जो कि इस केस में 10 हो रहा है, ठीक है ना, 10 हो रहा है। तो बेसिकली विड्थ जो ये मेरा 10 ऐसा रह जाएगा। सो फाइनली u इज इक्वल टू x माइनस a होल डिवाइड बाई i ऐसा हो जाएगा। बी केयरफुल, विड्थ तभी निकाला जा सकता है जब ये कंटीन्यूअस हो। देख सकते हैं कंटीन्यूअस है। इन केस अगर कंटीन्यूअस नहीं है तो हम लोग को कंटीन्यूअस बनाना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर ये 0 से 9, 10 से 20, 21 से 30 ऐसे अगर दिया हुआ रहता, ठीक है ना, 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29 ऐसे अगर दिया हुआ रहता, तब हम लोग बेसिकली कैसे इसको कंटीन्यूअस बनाते? अपर क्लास इंटरवल के अपर क्लास बाउंड्री के साथ हम लोग 0.5 ऐड करते, लोअर के साथ हम लोग 0.5 सब्ट्रैक्ट करते। आई सपोज ये सब चीज स्टूडेंट लोग ऑलरेडी पढ़ कर आए होंगे, ठीक है ना। ये विड्थ जो होगा ये तभी एप्लीकेबल होगा जब ये कंटीन्यूअस है। अगर कंटीन्यूअस नहीं है तो हम लोग को उसको कंटीन्यूअस बनाना पड़ेगा। अपर के साथ 0.5 ऐड करते, लोअर के साथ 0.5 सब्ट्रैक्ट करते, ठीक है ना, तो हम लोग को बेसिकली कंटीन्यूअस हो जाता। अच्छा, तो u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए बाई आई। तो ये सब चीज अगर हम लोग यहाँ पे अगर पुट करें, a हम लोग 25 ले रहे हैं और i इस केस में 10 है, देख सकते हैं ये ऑलरेडी कंटीन्यूअस है, ठीक है ना। तो u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए बाई आई जब करेंगे तो क्या आएगा? ये तो हो जाएगा ना -2, -1, 0, 1, 2 एंड फाइनली हम लोग f इंटू यू करेंगे। सो फाइनली x बार क्या हो जाएगा? x बार सिंपली हो जाएगा समेशन f इंटू यू बाई समेशन f मल्टीप्लाइड बाई i प्लस a। जो यहाँ पे हम लोग i से डिवाइड किए थे वो हम लोग पहले मल्टीप्लाई किए एंड देन जो माइनस किए थे वो हम लोग बेसिकली ऐड कर दिए। तो इस तरीके से हम लोग बेसिकली स्टेप डिवीजन मेथड से हम लोग अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। सो ये अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने का 3 तरीका था। अब अरिथमेटिक मीन का कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज होता है।
अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने का कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज होता है, अरिथमेटिक मीन का कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होता है। जैसे से सपोज सबसे पहला जो प्रॉपर्टी आया, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर इक्वल टू के, ठीक है ना, माने x1 x2 x3 x4 डॉट टू xn सबका सब बेसिकली इक्वल टू k है, देन arithmetic mean that means x bar will also be equal to k। अगर सारे ऑब्जर्वेशन अगर इक्वल टू k है तो उनका जो मीन वैल्यू होगा वो भी बेसिकली k होगा। क्वाइट ऑब्वियस सा बात है, k प्लस k प्लस k प्लस k डॉट अप टू n टाइम्स अगर हम लोग ऐड करेंगे होल डिवाइडेड बाय n अगर करेंगे तो हो जाएगा ना n इंटू k डिवाइडेड बाय n, सो n कैंसिल आउट होके खाली k आ जाएगा। तो ये बेसिकली पहला प्रॉपर्टी हुआ। सेकेंड प्रॉपर्टी आया सम ऑफ डेविएशंस of all the observations from their arithmetic mean is 0। ये सेकेंड प्रॉपर्टी है बेसिकली, ठीक है ना। सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज 0। व्हाट डज दैट स्टेटमेंट मीन, माने अगर हम सारे ऑब्जर्वेशंस के साथ अगर हम x बार को सब्ट्रैक्ट करके उन सारे डेविएशंस को अगर हम ऐड कर दें, ठीक है ना, सारे ऑब्जर्वेशंस को हम लोग x बार के साथ सब्ट्रैक्ट कर दिए, ठीक है ना, और फिर उनको जब हम लोग ऐड कर देंगे तो ये जो रिजल्ट जो आएगा इसका ये सिंपली 0 होगा ऑलवेज। दैट मींस समेशन x माइनस x बार विल बी इक्वल टू 0, ठीक है ना। सम ऑफ द डेविएशंस फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन, सारे ऑब्जर्वेशंस को हम उनके अरिथमेटिक मीन के साथ सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, तो ये जो डेविएशन जो आया इन सारे डेविएशंस का सम ऑलवेज इक्वल टू 0 होगा। ये बेसिकली सेकेंड प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। थर्ड प्रॉपर्टी आया इट डिपेंड्स ऑन बोथ चेंज ऑफ स्केल एज वेल एज चेंज ऑफ ओरिजिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, ठीक है ना। अरिथमेटिक मीन जो है, सिर्फ अरिथमेटिक मीन ही क्यों, जितना भी मेजर्स ऑफ चैनल टेंडेंसी है सबके लिए बेसिकली प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। इट डिपेंड्स ऑन बोथ चेंज ऑफ स्केल एज वेल एज चेंज ऑफ ओरिजिन। व्हाट डज दैट स्टेटमेंट मीन, से सपोज हम लोग को एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिया हुआ है x, ठीक है ना, से सपोज हम लोग को एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिया हुआ है x, उस सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन से हम लोग एक दूसरा सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन कैलकुलेट कर रहे हैं y यूजिंग दिस रिलेशनशिप y इज इक्वल टू a प्लस bx, जहां पर a और b बेसिकली कोई कांस्टेंट है, ठीक है ना, कोई भी कांस्टेंट है सवाल में बेसिकली दिया हुआ है। तो हम लोग को एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है x, x1 x2 x3 x4 x5 डॉट अप टू xn, ठीक है ना, वो सारे x का वैल्यू यहां पर हम लोग पुट करके x की जगह पर हम लोग y1 y2 y3 y4 डॉट अप टू yn कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली हम लोग को एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है x, उस एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन से हम लोग एक दूसरा सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन कैलकुलेट कर रहे हैं y यूजिंग दिस रिलेशनशिप। तो ये जो हम लोग जो ऐड सब्ट्रैक्ट जो करते हैं ना, इसको बेसिकली कहा जाता है चेंज ऑफ ओरिजिन। ये जो ऐड सब्ट्रैक्ट जो किया जाता है इसको बेसिकली चेंज ऑफ ओरिजिन कहा जाता है। और ये जो मल्टीप्लाई डिवाइड हम लोग जो करते हैं इसको चेंज ऑफ स्केल कहा जाता है, ठीक है ना। ये जो हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट जो करते हैं इसको बेसिकली चेंज ऑफ ओरिजिन कहा जाता है, और ये मल्टीप्लाई डिवाइड जो करते हैं इसको बेसिकली चेंज ऑफ स्केल कहा जाता है, ठीक है ना। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी मेजर ये अरिथमेटिक मीन जो है वो चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन दोनों पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि y का जो मीन होगा वो बेसिकली a और b दोनों की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। क्या रिलेशनशिप हो जाएगा, y बार इज इक्वल टू a प्लस b इंटू एक्स बार, ठीक है ना। सो जो x और y का जो रिलेशनशिप है सेम रिलेशनशिप उसका मीन फॉलो करेगा। सो y बार इज इक्वल टू a प्लस b इंटू एक्स बार। सो दैट मीन्स y बार का जो वैल्यू है वो a का वैल्यू और b का वैल्यू दोनों पे डिपेंड करेगा। दैट मीन्स मीन जो है वो चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो ये बेसिकली मेरा ये थर्ड प्रॉपर्टी है कि मीन जो होता है अरिथमेटिक मीन जो होता है वो चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन
दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। मतलब y बार जो है वो a प्लस बी इंटू एक्स बार ऐसा रिलेशनशिप हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत सारा सवाल इससे रिलेटेड पूछा जाता है, खासकर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, चाहे वो सीए फाउंडेशन हो या फिर कोई दूसरा एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है ना। सो बेसिकली y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स ऐसे दिया हुआ है, तो y बार जो होगा वो बेसिकली a और b दोनों के वैल्यू पे डिपेंड करेगा। y बार इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू एक्स बार ऐसा हो जाएगा। सो ये मेरा थर्ड प्रॉपर्टी था, ठीक है ना। आखिरी और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या आ रहा है? फोर्थ प्रॉपर्टी बेसिकली है कॉम्बाइंड मीन, कॉम्बाइंड अरिथमेटिक मीन। कॉम्बाइंड अरिथमेटिक मीन में क्या है, जैसे मान लो हम लोग को ना दो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिया हुआ है, एक में n1 ऑब्जर्वेशंस है जिसका मीन है x1 बार, और एक में n2 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है जिसका मीन है x2 बार। जैसे मान लो क्लास 11 में n1 नंबर ऑफ बच्चे हैं जिनका मैथ्स में एवरेज मार्क्स है x1 बार, और क्लास 12 में n2 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जिनका मैथ्स में एवरेज मार्क्स है x2 बार। अब दोनों क्लास के स्टूडेंट्स को हम लोग मिक्स कर दिए, दैट मींस अब मेरा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स n1 प्लस n2 हो गया है। क्लास 11 में n1 बच्चे हैं जिनका मैथ्स का एवरेज मार्क्स x1 बार है, क्लास 12 में n2 बच्चे हैं जिनका मैथ्स का एवरेज मार्क्स x2 बार। अब क्लास 11 और क्लास 12 के बच्चे दोनों को हम मिक्स कर दिए, सो दैट मींस अब मेरे पास n1 प्लस n2 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए। तब उनका अगर हम लोग कंबाइन मीन पूरे n1 प्लस n2 बच्चों का मैथ्स में एवरेज मार्क्स कितना है अगर वो हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो हम लोग कंबाइंड अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या है कंबाइंड अरिथमेटिक मीन? कंबाइंड अरिथमेटिक मीन दैट मींस x बार, ये x बार मेरा बेसिकली कंबाइंड अरिथमेटिक मीन है। तो क्या है इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला सिंपली ऐसा हो जाता है n1 इंटू x1 बार प्लस n2 इंटू x2 बार होल डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। इस तरीके से हम लोग बेसिकली कंबाइंड अरिथमेटिक मीन हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। सेम चीज हम लोग बेसिकली एक्सटेंड कर सकते हैं जब हम लोग को दो से ज्यादा सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया हुआ रहेगा तो, ठीक है ना। तो ये बेसिकली अरिथमेटिक मीन का केस था। अब हम लोग दूसरे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की ओर जाते हैं जो कि बेसिकली है मीडियन। सो अब हम लोग दूसरे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की ओर जाते हैं जो कि बेसिकली है मीडियन। मीडियन जो होता है वो हम लोग को बेसिकली मिडिल मोस्ट वैल्यू देता है, ठीक है ना। मीडियन जो है ये एक दूसरा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है जो हम लोग को मिडिल मोस्ट वैल्यू देता है, ठीक है ना। सो मीडियन कैलकुलेट करने का बेसिकली बहुत सारा तरीका है, ठीक है ना। मीडियन कैलकुलेट करने का बेसिकली बहुत सारा तरीका है, माने बहुत सारा तरीके, जनरली हम लोग तीन तरीके हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है ना। सो तीन तरीके से हम लोग बेसिकली मीडियन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो आया वो तो आया बेसिकली फॉर सिंपल सीरीज। जैसे मान लो हम लोग को इस तरीके से सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिया हुआ है x1 x2 x3 x4 डॉट डॉट टू xn, ठीक है ना। मान लो इस तरीके से हम लोग को एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिया हुआ है, बोला इसका मीडियन निकालो। तो इसका मीडियन निकालने का स्टेप्स क्या है? स्टेप 1, अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, ये फर्स्ट स्टेप है। अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। हालांकि डिसेंडिंग ऑर्डर करने से भी बेसिकली चलेगा, लेकिन जनरली हम लोग असेंडिंग ऑर्डर को प्रेफर करते हैं बिकॉज अदर दूसरा तरीका माने क्वार्टाइल्स और डेसाइल परसेंटाइल बोल के कुछ टॉपिक है, उन टॉपिक में जब जाएंगे तो हम लोग देखेंगे बेसिकली उसमें असेंडिंग ऑर्डर ही खाली अरेंज किया जा सकता है, उसमें डिसेंडिंग ऑर्डर करने से नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम असेंडिंग ऑर्डर ही बेसिकली प्रेफर करते हैं, तो इसलिए हम असेंडिंग ऑर्डर लिखे। हालांकि डिसेंडिंग ऑर्डर भी अगर करेंगे तो रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ये स्टेप मैंडेटरी है। जनरली स्टूडेंट लोग इस स्टेप को करना भूल जाते हैं, लेकिन ये स्टेप मैंडेटरी है, फर्स्ट स्टेप है। सबसे पहले हम लोग को जो ये सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो दिया हुआ है इनको हम लोग को सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर यानी कि छोटा से बड़ा में अरेंज करना पड़ेगा, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप में बेसिकली दो केस होता है। केस ए है इफ n इज एन ऑड नंबर, ठीक है ना। तो जैसे कि हम बोले कि मीडियन जो होता है ये मेरे को मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन देता है, ठीक है ना। तो अगर n अगर एक ऑड नंबर है तो इसका मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सा हो जाएगा?
जो कि बेसिकली मेरा मीडियन होगा, तो इसका जो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन जो होगा वो सिंपली हो जाएगा n+1/2th ऑब्जर्वेशन। ठीक है ना, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो मेरा n+1/2th ऑब्जर्वेशन होगा स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्टिंग, ठीक है ना, वही बेसिकली मेरा मीडियन हो जाएगा। ठीक है ना, स्टार्टिंग से जो n+1/2th ऑब्जर्वेशन जो होगा वो बेसिकली मेरा मीडियन हो जाएगा अगर n एक ऑड नंबर है तो। ठीक है ना, लेकिन अगर n एक इवन नंबर है, अगर n एक इवन नंबर है तब बेसिकली मेरा दो मिडिल मोस्ट टर्म निकलेगा। ठीक है ना, अगर n एक इवन नंबर है तब बेसिकली दो मिडिल मोस्ट टर्म निकलेगा। सो फाइनली जो मीडियन जो होगा ना वो उन दोनों मिडिल मोस्ट टर्म का एवरेज वैल्यू होगा। सो इस केस में मेरा मीडियन क्या हो जाएगा, इस केस में मेरा मीडियन जो है ये सिंपली हो जाएगा n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है ना, सो अगर n एक इवन नंबर है तब इसकी दो मिडिल मोस्ट टर्म निकलेगा। ठीक है ना, n अगर इवन नंबर है, ठीक है ना, तब इसकी दो मिडिल मोस्ट टर्म निकलेगा। सो फाइनली जो मीडियन जो होगा ना वो उन दोनों मिडिल मोस्ट टर्म का एवरेज वैल्यू होगा। माने इन दोनों मिडिल मोस्ट टर्म को हम लोग ऐड कर देंगे, डिवाइड बाय 2 करने से हम लोग को मीडियन मिल जाएगा। लेकिन इसमें फर्स्ट स्टेप हमेशा ध्यान रखना कि हम लोग को सबसे पहले नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करना है, उसके बाद ही हम लोग बेसिकली मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली फर्स्ट वे था मीडियन कैलकुलेट करने का, जो बेसिकली सिंपल सीरीज के लिए होता है। ठीक है ना, हम लोग को सिंपल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस हम लोग को जब दिया हुआ है तब हम लोग बेसिकली ये मेथड यूज करके हम लोग मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा हम लोग जाते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जब केस दिया हुआ रहेगा। सो बेसिकली मीडियन कैलकुलेट करने का तीन तरीका है। ये पहला वे था जो कि बेसिकली सिंपल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस के लिए होता है। दूसरा जो मेथड आया ये बेसिकली है फॉर सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, जब सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जब केस होगा तब हम लोग ये दूसरा मेथड यूज करेंगे। ठीक है ना, क्या है सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन केस में हम लोग को x दिया हुआ है और यहाँ पे हम लोग को फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। बी केयरफुल, इसमें भी हम लोग को जो x का वैल्यू जो दिया हुआ रहेगा वो बेसिकली असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, नॉट f जरूरी नहीं कि असेंडिंग ऑर्डर में होगा, f कैसे भी ऑर्डर में हो सकता है, बट ये x का वैल्यू जो है ये ऑलवेज असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। माने जैसे मान लो अगर हम लोग ऐसे दिया हुआ है 3, 5, 10, 15, 25 ऐसे अगर दिया हुआ है तो चलेगा। ठीक है ना, लेकिन यही मान लो अगर यहाँ पे 25 के बाद अगर हम लोग को 20 अगर दे देगा तब ये नहीं होगा, तब हम लोग को इसको अरेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हम लोग 20 को पहले ऊपर लेके जाएंगे एंड देन हम लोग 25 को नीचे लेकर आएंगे। असेंडिंग ऑर्डर में ही होना चाहिए। और यहाँ पे मान लो हम लोग को फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा, फ्रीक्वेंसी हम लोग को कैसे ऑर्डर में भी हो सकता है, इंक्रीजिंग में भी हो सकता है, डिक्रीजिंग में भी हो सकता है। ठीक है ना, माने और रैंडमली भी हो सकता है। ठीक है ना, कैसे भी हो सकता है। सो मान लो जैसे हम लोग को इस तरीके से फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 4, 5, 6, 4, 2, 1, मान लो इस तरीके से हम लोग को फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो यहां पर हम लोग बेसिकली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। कैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, इन सबको हम लोग बेसिकली ऐड करते हुए चलेंगे। सबको अगर हम लोग ऐड करते हुए चलेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4 + 5 9 हो गया, 9 + 6 15 हो गया, 15 + 4 19 हो गया, 19 + 2 21 हो गया, 21 + 1 22 हो गया। सो ये बेसिकली मेरा कैपिटल एन यानी कि समेशन एफ आया। ये चीज बताना भूल गए, यूजुअली समेशन एफ को हम लोग बेसिकली कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, समेशन एफ को हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन सबको जब हम ऐड किए तो फाइनली मेरा 22 आया, जो कि बेसिकली इवन नंबर है इस केस में। ठीक है ना, विच इज एन इवन नंबर। तो इवन नंबर के लिए हम ऑलरेडी बताए थे मीडियन जो होता है ये बेसिकली कौन सा ऑब्जर्वेशन होता है, मीडियन जो हो जाएगा, जो कि n एक इवन नंबर है तो इसलिए मीडियन जो होगा वो बेसिकली हो जाएगा n/2th ऑब्जर्वेशन, n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन का बाय 2। माने n/2th ऑब्जर्वेशन और n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन का जो मीन वैल्यू जो होगा, जो एवरेज वैल्यू होगा, वही बेसिकली मेरा मीडियन हो जाएगा। तो इस केस में n/2th ऑब्जर्वेशन का मतलब कौन सा ऑब्जर्वेशन हुआ, n बेसिकली इस केस में मेरा 22 है। तो अगर हम n की जगह अगर 22 अगर पुट करेंगे तो 22/2 यानी कि बेसिकली 11th टर्म हो जाएगा। ये तो आया ना 11th ऑब्जर्वेशन प्लस
ये n by 2 बेसिकली 11 हुआ, सो 11 प्लस 1 12th ऑब्जर्वेशन आया, प्लस 12th ऑब्जर्वेशन होल डिवाइडेड बाय 2, ऐसा बेसिकली हो जाएगा। सो 11th ऑब्जर्वेशन और 12th ऑब्जर्वेशन कौन से कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन बेसिकली यहां पे लाई कर रहा है, 5 से लेके 9 तक बेसिकली वो 5 हो रहा है, फिर 10 से लेके 15 तक, ठीक है ना, 10 से लेके 15 तक सब बेसिकली मेरा 10 के इक्वल हो रहा है, 15 तक ये है, ठीक है ना, यहां पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बेसिकली 15 है और यहां पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बेसिकली 9 है। सो दैट मींस 10 से लेके 15 तक जितना भी ऑब्जर्वेशंस है सारा का सारा बेसिकली इक्वल टू 10 है, ठीक है ना। 10th ऑब्जर्वेशन से लेकर 15th ऑब्जर्वेशन तक जितना भी ऑब्जर्वेशन है सबका सब बेसिकली 10 है। तो यहाँ पे तो हम लोग 11th ऑब्जर्वेशन निकालना है ना, 11th और 12th, ठीक है ना। सो 10 से लेके 15 तक सब 10 है, तो ऑब्वियस सा बात है 11th और 12th ऑब्जर्वेशन जो होगा वो भी 10 हो जाएगा। तो 11th ऑब्जर्वेशन और 12th ऑब्जर्वेशन दोनों के जगह हम लोग 10 पुट करेंगे। सो दैट मींस क्या आ जाएगा, ये तो हो जाएगा ना 10 प्लस 10 होल डिवाइडेड बाय 2, जो कि बेसिकली 10 हो जाएगा, ठीक है ना। यही मान लो अगर 15th और 16th ऑब्जर्वेशन अगर आता तो 15th ऑब्जर्वेशन तो बेसिकली 10 हो जाता, 16th ऑब्जर्वेशन कौन सा होता, 10 से लेके 15 तक सब 10 है और 16 से लेके 19 तक सब 15 है, ठीक है ना, 16 से लेके 19 तक सब 15 है। तो अगर ये 15th प्लस 16th ऑब्जर्वेशन अगर होता यहां पर तो 15th ऑब्जर्वेशन की जगह पे तो हम लोग 10 पुट करते और 16th ऑब्जर्वेशन की जगह पर हम लोग 15 पुट करते हैं, 16th ऑब्जर्वेशन की जगह हम लोग 15 पुट करते हैं। व्हाई? क्योंकि 16 से लेके 19 तक सबका सब इसलिए 15 के इक्वल है, ठीक है ना। तो हम लोग 15 और मैंने तब हम लोग 10 और 15 ऐसे पुट करते हैं, ठीक है ना। तो 10 प्लस 15 बाई 2 ऐसा आ जाता, लेकिन यहाँ पर 11th और 12th आ रहा है तो 11th और 12th दोनों का दोनों बेसिकली जो है वो इक्वल टू 10 है। 11th ऑब्जर्वेशन भी और 12th ऑब्जर्वेशन भी 10 से लेके 15 तक सारे ऑब्जर्वेशन इक्वल टू 10 है। सो 11th और 12th जो है वो भी 10 हुआ, तो जस्ट पुट करके हम लोग मीडियन निकाल दिए। ये हुआ फॉर सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सिमिलरली हम लोग अब ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तीसरा मेथड आया जो बेसिकली मीडियन कैलकुलेट करने का, जो कि बेसिकली है फॉर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे कि हम पहले बोले हैं कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बेसिकली क्लास इंटरवल का केस रहेगा, ठीक है ना। सो जब क्लास इंटरवल का जब केस जब दिया हुआ रहेगा तब हम लोग बेसिकली मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे। से सपोज हम लोग एक एग्जांपल लेके चलते हैं, यहां पर हम लोग को क्लास इंटरवल दिया हुआ है, से सपोज समथिंग कुछ इस तरीके से 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50 ऐसे दिया हुआ है, ठीक है ना। इस तरीके से सपोज हम लोग को क्लास इंटरवल दिया हुआ है एंड कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है, कुछ एक दिया हुआ है से सपोज 4, 6, 8, 5, 3 इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है ना। इन सबको हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है ना। इन सबको ऐड करके बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पे पहले हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 4, 10, 18, 23, 26 ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरा कैपिटल एन हो गया, ठीक है ना। तो जब क्लास इंटरवल का केस रहेगा तब बी केयरफुल, ये कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो उसको कंटिन्यूअस बनाओ। मान लो जैसे 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29 ऐसे कर दिया हुआ रहता तो अपर वाले के साथ हम लोग बेसिकली 0.5 ऐड करते और लोअर वाले के साथ हम लोग बेसिकली 0.5 सब्ट्रैक्ट करके हम लोग बेसिकली इसको कंटिन्यूअस बनाते, ठीक है ना। तो इस तरीके से बेसिकली पहले कंटिन्यूअस बनाओ, उसके बाद ही हम लोग मीडियन कैलकुलेट कर सकेंगे। सो मीडियन कैलकुलेट करने से पहले हम लोग को मीडियन क्लास निकालना पड़ेगा। मीडियन क्लास क्या होता है? मीडियन क्लास बेसिकली वो क्लास इंटरवल है जहां पर मेरा मीडियन लाई करेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मीडियन क्लास निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? मीडियन क्लास बेसिकली वो क्लास इंटरवल है, मीडियन क्लास ये बेसिकली क्लास इंटरवल है इन विच मीडियन लाइज, ठीक है ना। जिस क्लास इंटरवल में मेरा मीडियन लाई करेगा उस क्लास इंटरवल को हम लोग मीडियन क्लास बोलेंगे। तो मीडियन कैलकुलेट करने से पहले हम लोग को मीडियन क्लास फाइंड आउट करना पड़ता है। कैसे हम लोग मीडियन क्लास फाइंड आउट करेंगे? दिस इज नथिंग बट सेम एज क्लास इंटरवल इन विच n/2th ऑब्जर्वेशन लाई। तो
तो जिस क्लास इंटरवल में मेरा n/2th ऑब्जर्वेशन लाई करेगा वो बेसिकली मेरा मीडियन क्लास कहलाएगा, ठीक है ना। जिस क्लास इंटरवल में मेरा n/2th ऑब्जर्वेशन लाई करेगा वो बेसिकली मेरा मीडियन क्लास कहलाएगा, जो कि इस केस में क्या हो गया, जो कि इस केस में 13th ऑब्जर्वेशन हो गया, ठीक है ना। इस केस में n जो है ये बेसिकली मेरा 26 है, सो 26/2 अगर करेंगे तो वो 13 आएगा। बी केयरफुल, n चाहे इवन हो या ऑड हो, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हमेशा हम लोग n/2 लिखेंगे, ठीक है ना। चाहे n ऑड हो या चाहे n इवन हो, ठीक है ना, चाहे n ऑड हो या चाहे n इवन हो, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा n/2 लिखा जाएगा। तो n के जगह पे अगर हम 26 अगर पुट किए तो 26/2 यानी कि 13th ऑब्जर्वेशन आया। तो किस क्लास इंटरवल में मेरा 13th ऑब्जर्वेशन लाई कर रहा है, देखो पहला 4 ऑब्जर्वेशन तो इस क्लास इंटरवल में लाई कर रहा है, फिर 5th ऑब्जर्वेशन से लेकर 10th ऑब्जर्वेशन तक, 5th ऑब्जर्वेशन से लेकर 10th ऑब्जर्वेशन तक इस क्लास इंटरवल में लाई कर रहा है, एंड देन 11 से लेकर 18 तक, ठीक है ना, 11 से लेकर 18 तक ऑब्जर्वेशन जो मेरा इस क्लास इंटरवल में लाई कर रहा है। तो हम लोग को तो 13th ऑब्जर्वेशन निकालना है ना, तो 13th ऑब्जर्वेशन भी 11 से 18 के बीच में लाई करेगा। सो दैट मींस मेरा मीडियन क्लास क्या हो गया, मेरा मीडियन क्लास सिंपली 20 to 30 जो है ये मेरा मीडियन क्लास हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग मीडियन क्लास निकाल सकते हैं। मीडियन क्लास बेसिकली एक ऐसा क्लास इंटरवल है जहां पर मेरा मीडियन लाई करेगा, दैट मींस एक ऐसा क्लास इंटरवल जहां पर n/2th ऑब्जर्वेशन लाई करेगा, जो कि इस केस में 13th ऑब्जर्वेशन हो रहा है। सो 11 से लेकर 18 तक सारे ऑब्जर्वेशंस इस क्लास इंटरवल में लाई कर रहा है, तो ऑब्वियस बात है 13th ऑब्जर्वेशन भी इस क्लास इंटरवल में लाई करेगा, तो ये मेरा मीडियन क्लास कहलाएगा 20 से 30। सो फाइनली मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा हो जाता है, L प्लस n/2 माइनस c/f इंटू आई। ये बेसिकली मेरा मीडियन का फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है ना। मीडियन कैलकुलेट करने का ये मेरा फॉर्मूला हो जाता है, जहां पर L क्या हो गया, L मेरा हो गया लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास, ठीक है ना। L हो गया लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास जो दिया हुआ है उसका लोअर क्लास बाउंड्री, जो कि इस केस में 20 हो जाएगा, ठीक है ना, लोअर क्लास बाउंड्री, ठीक है ना। कंटिन्यूअस करने के बाद जो लोअर क्लास बाउंड्री है वो मेरा बेसिकली L होगा। n/2 तो क्लियर है, n/2 मेरा बेसिकली 13 है, n मेरा इक्वल टू समेशन f है, ठीक है ना, n समेशन f है। c बेसिकली क्या हो जाएगा, c हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। cf मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, दैट मींस मीडियन क्लास से ठीक पहले वाले क्लास इंटरवल का जो कॉरस्पॉन्डिंग जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा वो मेरा ये c है, ठीक है ना। सो देख सकते हैं ये मेरा बेसिकली मीडियन क्लास था, ये मीडियन क्लास था, ठीक है ना। तो मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाला जो क्लास इंटरवल है वो है 10 से 20 है, तो 10 से 20 का जो कॉरस्पॉन्डिंग जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है बेसिकली 10, तो यहाँ पर c का वैल्यू मेरा 10 हो जाएगा। इन केस अगर पहला वाला ही क्लास इंटरवल अगर मेरा मीडियन क्लास है तब हम लोग बेसिकली c क्या लेंगे, 0 ले लेंगे। अगर पहला वाला ही क्लास इंटरवल से सपोज अगर पहला वाला ही क्लास इंटरवल अगर मेरा मीडियन क्लास है तो c हम लोग सिंपली 0 ले लेंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे तो 20 to 30 मेरा बेसिकली मीडियन क्लास है ना, तो इसको पहला जो इसकी जस्ट पहले जो क्लास इंटरवल है उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वही मेरा c हो जाएगा। और f और i क्या हो गया, f तो हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, f हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, ठीक है ना। और i क्या हो गया, i हो गया विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास, ठीक है ना, i हो गया विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास, ठीक है। बी केयरफुल, f जो है ये सिंपल फ्रीक्वेंसी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, सिंपल फ्रीक्वेंसी। तो ये सब कुछ अगर हम वहां पे अगर पुट करें तो मीडियन क्या आ जाएगा, मीडियन बेसिकली सबसे पहले तो L है, L है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास जो कि बेसिकली 20 है, तो यहाँ पे हम लोग 20 पुट किए, प्लस n/2, n तो 26 था, सो 26/2 करने पर ये 13 आया, माइनस c है ठीक इसके ऊपर वाले का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि 10 हो गया, होल डिवाइडेड बाय f मतलब इसका फ्रीक्वेंसी जो कि 8 है, मल्टीप्लाइड बाय इसका विड्थ जो कि बेसिकली 10 है।
तो ये सब पुट करके अब इसको कैलकुलेट करके हम लोग आराम से मीडियन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। सो ये 3 तरीका हुआ बेसिकली मीडियन कैलकुलेट करने का, ठीक है ना। ये 3 तरीका हुआ बेसिकली मीडियन कैलकुलेट करने का। अब इसके बाद हम लोग आखिरी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की ओर जाते हैं, जो कि बेसिकली है मोड। ये आखिरी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। मोड, सो मोड क्या है? मोड बेसिकली ऐसा एक्स का वैल्यू है जो सबसे ज्यादा बार ऑकर कर रहा है, ठीक है ना, जो मोस्ट फ्रीक्वेंट है, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा बार ऑकर कर रहा है, जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकर कर रहा है, उस वैल्यू को हम लोग बेसिकली मोड बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा वो बेसिकली मेरा मोड कहलाएगा, ठीक है ना। सो मोड भी 2 केसेस में होता है। पहला जो आया वो तो हुआ फॉर सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। सबसे पहला जो केस आया वो तो आया फॉर सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो जब सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जब केस रहेगा तो मान लो हम लोग को इस तरीके से x दिया हुआ है और यहाँ पे हम लोग को कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ठीक है। मान लो हम लोग को इस तरीके से हम लोग को x का वैल्यू कुछ दिया हुआ है 5, 10, 12, नॉट नेसेसरी कि असेंडिंग ऑर्डर में होगा, 20, 30, मान लो इस तरीके से हम लोग को दिया हुआ है। और कुछ सर्टेन फ्रीक्वेंसीज भी दिया हुआ है 4, 6, 12, 5, 2। तो देख सकते हैं सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो है वो बेसिकली ये 12 ना यूज करके सिर्फ हम लोग 10 यूज करते हैं, 12 स्टूडेंट लोग मिक्स कर देंगे 10। तो देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो बेसिकली 12 का है। 12 का सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, 12 का फ्रीक्वेंसी बेसिकली 10 है। तो जिसका सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा वही बेसिकली मेरा मोड हो जाएगा। सो दैट मींस मोड क्या हो गया? मोड सिंपली 12 हो गया। जिसका सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा वही बेसिकली मेरा मोड हो जाएगा। तो 12 का फ्रीक्वेंसी 10 है, बाकी सारे x का देखो फ्रीक्वेंसी 10 से लेस है। सो दैट मींस मोड जो है ये मेरा 12 हो गया। जिस x के वैल्यू का सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा, जो सबसे ज्यादा बार ऑकर कर रहा है, जो मोस्ट कॉमनली ऑकर कर रहा है, जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकर कर रहा है, वही बेसिकली मेरा मोड हो जाएगा। तो ये सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हुआ। काफी आसान था सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मोड कैलकुलेट करना। दूसरा जो आया वो आया फॉर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हम लोग को बेसिकली क्लास इंटरवल का केस दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। जैसे सपोज हम लोग को इस तरीके से क्लास इंटरवल दिया हुआ है, अगेन कंटिन्यूअस होना जरूरी है, ठीक है ना। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, मान लो इस तरीके से हम लोग को दिया हुआ है। और कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी कुछ दिया हुआ है सपोज, ठीक है ना। 4, 6, 15, 8, 2, ठीक है ना। तो इस तरीके से जब ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जब केस रहेगा तब उस समय मोड निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले मॉडल क्लास निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। मॉडल क्लास क्या होता है? मॉडल क्लास का होता है क्लास इंटरवल हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। सो जिस क्लास इंटरवल का सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है ना, जिस क्लास इंटरवल का सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा वो बेसिकली मेरा मॉडल क्लास कहलाएगा। तो देख सकते हैं सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी बेसिकली 20 to 30 का है, 20 to 30 का फ्रीक्वेंसी है 15 और बाकी सब क्लास इंटरवल्स का फ्रीक्वेंसी 15 से लेस है। तो दैट मींस मेरा मॉडल क्लास क्या हो गया इस केस में? इस केस में मेरा मॉडल क्लास जो ये सिंपली 20 to 30 ऐसा मेरा मॉडल क्लास हो गया। एक बार जब हम लोग मॉडल क्लास जब कैलकुलेट कर दिए तब हम लोग बेसिकली मोड जो है वो बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस रिलेशनशिप। मोड इज इक्वल टू L प्लस FM माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ FM माइनस FM माइनस 1 माइनस FM प्लस 1 इंटू C। इस तरीके से हम लोग बेसिकली मोड कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। यहां पर L क्या हो गया? यहां पर L हो गया लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास, L हो गया लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द
मॉडल क्लास, ठीक है ना, जो कि बेसिकली इस केस में 20 है। अगेन रिमेंबर कंटिन्यूअस होगा तभी यूज कर सकते हैं, अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। एफएम, एफएम क्या हो गया, एफएम हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, ठीक है ना। एफएम हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, जो कि इस केस में बेसिकली 15 है, ठीक है ना। मॉडल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी वो बेसिकली वो एफएम हो जाएगा। एफएम -1 ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, ठीक है। दैट मींस मॉडल क्लास से ठीक पहले वाले क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी जो कि बेसिकली 6 है। सो ये मेरा fm -1 हो गया, ये fm, ये fm -1, ठीक है ना। और fm +1 क्या है, fm +1 है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। दैट मींस मॉडल क्लास के ठीक बाद वाले क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी, ये मेरा मॉडल क्लास है, इसके बाद वाला क्लास इंटरवल जो है वो 30 to 40 है, तो इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है यानी कि 8 वो मेरे fm +1 हो गया है। मॉडल क्लास के ठीक बाद वाले क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी वो fm +1 हो गया है। और c क्या हो गया, c हो गया विड्थ ऑफ द मॉडल क्लास, जो कि इस केस में बेसिकली 10 है। बी केयरफुल, विड्थ हम लोग सिर्फ तभी निकाल सकते हैं जब वो कंटीन्यूअस हो, ठीक है ना। तो ये सब कुछ अगर हम लोग इस रिलेशनशिप में अगर यूज करें तो मोड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इस केस में, इस केस में मोड जो है वो सिंपली ऐसा आ जाएगा, एल, एल है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास जो कि बेसिकली 20 है, ठीक है ना। तो हम लोग एल की जगह पर हम लोग 20 पुट करेंगे, प्लस एफएम, एफएम है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास जो कि 15 है, सो 15 माइनस fm -1 मतलब ठीक पहले वाले का फ्रीक्वेंसी। बी केयरफुल, खाली फ्रीक्वेंसी, इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। ट्वाइस ऑफ fm माने 2 × 15 यानी कि 30 हुआ, माइनस fm -1 यानी कि 6 माइनस fm +1 यानी कि 8 इनटू विड्थ जो कि बेसिकली हम लोग को 10 दिया हुआ है। तो यहां से हम लोग बेसिकली हम लोग मोड कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सिंपल सा रिलेशनशिप यूज करके हम लोग मोड कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मोड कैलकुलेट करने का तरीका है। तो इस तरीके से हम लोग तीनों मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बेसिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इन तीनों मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में एक एम्पिरिकल रिलेशनशिप भी है, ठीक है ना। ये जो तीन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हुआ है ना, मीन, मीडियन, मोड, इन तीनों के बीच में एक एम्पिरिकल रिलेशनशिप भी है। क्या है वो एम्पिरिकल रिलेशनशिप, मीन मीडियन मोड के बीच में एक एम्पिरिकल रिलेशनशिप है जो कि बेसिकली समथिंग कुछ ऐसा है, मीन माइनस मोड, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ मीन माइनस मीडियन, ठीक है ना। तो ये एक एम्पिरिकल रिलेशनशिप है, ठीक है ना, इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये जस्ट वेरियस ऑब्जर्वेशन से देखा गया है कि मीन मीडियन मोड जो एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस का इस रिलेशनशिप को फॉलो करता है, इसलिए इसको एम्पिरिकल रिलेशनशिप बोला जाता है। इसका कोई प्रूफ नहीं है, जस्ट एक एम्पिरिकल रिलेशनशिप है, ठीक है ना। ये तो बेसिकली हुआ मीन मीडियन मोड कैलकुलेट करने का वेरियस फॉर्मूला, ठीक है ना। हम लोग ग्राफ के थ्रू भी हम लोग मीडियन और मोड कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। सो ग्राफिकली कैसे हम लोग मीडियन कैलकुलेट करेंगे, ग्राफिकली, ग्राफिकल कैलकुलेशन ऑफ मीडियन, ओके। सो ग्राफिकली हम लोग मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ग्राफिकली मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को सबसे पहले ओजाइव ड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है ना। ग्राफिकली मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को ओजाइव ड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है ना। ओजाइव दो तरीके का होता है, क्लास 10 में सब पढ़े होंगे। ये जो हम ओजाइव जो बनाए ये बेसिकली लेसडेन टाइप है, ठीक है ना। ओजाइव कैसे आता है, अगर हम लोग x को अगर प्लॉट करें, ठीक है ना, अगेंस्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दो टाइप का होता है, एक होता है लेस देन टाइप और एक होता है मोर देन टाइप। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट कि हम लोग कौन सा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं, मेरा दो तरीके का ओजाइव आएगा।
अगर हम लोग लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज कर रहे हैं तब हम लोग को जो ओजाइव मिलेगा वो बेसिकली मेरा लेस देन टाइप ओजाइव होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लो कि ये मेरा n/2th ऑब्जर्वेशन है, तो n/2th ऑब्जर्वेशन हम लोग यहाँ पे लाइन ड्रॉ किए, जहां पर इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट से हम लोग पैरेलल टू y एक्सिस हम लोग x एक्सिस को एक पॉइंट पे कट किए, जिस पॉइंट पे कट करेगा यही मेरा मीडियन हो जाएगा, ठीक है ना। ये बेसिकली लेस देन टाइप का ये हुआ। सिमिलरली अगर मोर देन टाइप अगर है तो सिमिलर वे में कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है ना। मोर देन टाइप के लिए भी सेम होगा। इनफैक्ट जिस पॉइंट पर लेस देन टाइप और मोर देन टाइप हो जाए, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट बेसिकली हम लोग को मीडियन देगा, ठीक है ना। लेस देन टाइप हो जाएगा और मोर देन टाइप हो जाएगा, ठीक है ना। ये लेस देन टाइप हो जाएगा और ये मोर देन टाइप हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वो बेसिकली मेरा मीडियन होगा, माने एक्स एक्सिस पे हम लोग को मीडियन मिल जाएगा। यही अगर हम लोग को बेसिकली खाली एक टाइप का ओजाइव अगर देगा तो हम लोग जस्ट n/2th ऑब्जर्वेशन देखेंगे यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग प्लॉट करके हम लोग बेसिकली ओजाइव निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली मेरा ग्राफ आया, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग बेसिकली ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। माने यहाँ पर एक्सिस को हम लोग इंटरचेंज भी कर सकते हैं, किसी किसी बुक में बेसिकली ऐसे भी दिया हुआ रहेगा, किसी किसी बुक में इंटरचेंज करके भी दिया हुआ रहेगा। मान लो अगर हम लोग इंटरचेंज अगर कर दे, ठीक है ना, यहां पर हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिए, यहां पर हम लोग x लिए, तो ये n/2th ऑब्जर्वेशन है, तो यहां से हम लोग को जो वैल्यू मिलेगा वो बेसिकली मेरा मीडियन हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग ग्राफिकली हम लोग मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली ग्राफिकली हम लोग मोड भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, यूजिंग हिस्टोग्राम, ठीक है ना। मीडियन तो हम लोग बेसिकली ओजाइव के थ्रू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। मीडियन हम लोग ओजाइव के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। सिमिलरली हम लोग मोड जो है ये हम लोग हिस्टोग्राम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो हम लोग को इस तरीके से हिस्टोग्राम दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सा बात है, देख सकते हैं इस क्लास इंटरवल का सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना। इस क्लास इंटरवल का सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, सो दैट मींस ये बेसिकली मेरा मॉडल क्लास हो गया है। तो हम लोग मोड कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपली इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम लोग ज्वाइन करेंगे और इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम लोग ज्वाइन करेंगे। ठीक से बना नहीं है लेकिन एक बार एज्यूम करके चलो, ठीक है ना। हम लोग को हिस्टोग्राम दिया हुआ है, जिस क्लास इंटरवल का सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा वो हम लोग हिस्टोग्राम से देख सकते हैं। देन जिसका सबसे ज्यादा हाइट होगा वही बेसिकली मेरा मॉडल क्लास हो जाएगा। तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक हम लोग एक लाइन ज्वाइन किए और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर हम लोग बेसिकली लाइन ज्वाइन किए। इनको जब हम लोग बेसिकली यहाँ पे जब हम लोग लेंगे तो ये बेसिकली मेरा मोड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग ग्राफिकली हम लोग बेसिकली मोड कैलकुलेट कर सकते हैं और मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। यही बस आज के लिए था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेसिकली क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल ये सब हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।